हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू? होपफुली आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। देखो, दो नामों से मिलकर के बनता है ना ये, एक परम्यूटेशन लिखा हुआ है और एक कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, बट बिफोर knowing what is the meaning of permutation and combinations, definitely you must know some basics. बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा। इसको स्टार्ट करने के पहले और भी कुछ एक दो बातें आपसे शेयर कर लूँ कि साहब ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैथमेटिक्स के दो चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं जो प्रैक्टिकल पर बेस्ड हैं। एक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और एक प्रोबेबिलिटी। अच्छा, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें मुझे प्रैक्टिकल करके देखने का मौका मिलता है। भाई, आप इनइक्वालिटी पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम पढ़ते हो तो विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेकिन इन दो चैप्टर्स में ना, स्पेशली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में, हम क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को जज करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। मतलब उसको मैथमेटिक्स की तरह ना सोचें, बल्कि किसी और तरह से आप सोच सकते हो। बहुत सारी बातें नहीं करते, पहले उसके बेसिक्स पे जाते हैं। ठीक है, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले क्या करना है, बेसिक्स जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरत है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन, बेसिक्स की बात स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में आप पीएनसी लिख सकते हो ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हेड में ही ये बातें सारी चलेंगी, पी एंड सी। बेसिक्स में मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से की बात करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। अच्छा, जब मैं ये लिख रहा था ना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, तो मैं सोच रहा था कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही होगी। देखो, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी साहब कि काउंटिंग की बात अभी सीखनी, तो काउंटिंग तो अपन बचपन से सीखते रहे हैं। भाई, आप काउंटिंग कुछ ऐसा करते थे ना, जैसे मान लीजिए कि मुझे 3 + 3 + 3 + 3 ये निकालना है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये कितना आ जाएगा, 12। दैट इज वन वे टू काउंट। काउंट करने का एक तरीका है एडिशन। अच्छा, काउंट करने का क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मैं इसको 3 को 4 बार लिखा है, सो कैन वी राइट 3 × 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। वी गेट द सेम आंसर, लेकिन ज़्यादा आसानी के साथ हम लोगों ने इसको निकाल लिया। बस यही डिफरेंस है ना, ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन। बस इन्हीं दो चीज़ों की बात पीएनसी में होनी, पूरी की पूरी पीएनसी इसी पर बेस्ड है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करने वाले हैं। तो नंबर 1, पहला थ्योरम अपन लिख रहे हैं जी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले मैं लिख देता हूं, मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो, फिर बाद में उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सपोज ऐसा लिख लें कि इफ देयर आर, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे ना, n ways of doing a thing, and for each of n ways their associated
n ways of doing a second thing. Then total number of ways of doing both the things simultaneously is given by m into n. देखो अभी बिना समझे हुए स्टेटमेंट को केवल लिख लेना है और एक बार उसको रीड कर लेना है। देखो ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट करके भी आपको दे सकता था, है ना, इतना लिखने का टाइम बच जाता, लेकिन इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक बार मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप भी लिख रहे हो, खुद में शायद बोल भी रहे होगे, 2-3 बार जब वही चीज़ें आ जाती ना तो दिमाग में बैठ जाती। अगर मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर दूंगा ना तो बस आप एक बार देख करके बैठ जाओगे और उतने से काम चलेगा नहीं। चलो स्टेटमेंट को देखते हैं क्या लिखा है। इफ देयर आर m ways of doing a thing and for each of the m ways they're associated n ways of doing a second thing, then total number of ways of doing both the things simultaneously means पहला वाला भी और दूसरा वाला भी is given by m into n। हिंदी में बात करते हैं इसकी ना, किसी एक काम को करने के n तरीके हैं और उनमें से हर तरीके को करने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं। किसी एक काम को करने के n तरीके हैं और उनमें से हर एक को करने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं। तो दोनों ही कामों को साथ साथ करने के तरीके कितने हो जाएंगे साहब? m into n। अच्छा अभी केवल 2 की बात थी इसलिए m into n। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड। कैन बी एक्सटेंडेड बोले तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतने से समझ में आ जाएगा कि m इंटू n इंटू p इंटू डैश 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 डैश। आई होप कि समझ में आ गया कि क्या बात कर रहे हैं कि इफ देयर आर m ways of doing a thing and for each of m ways they are associated n ways of doing a second thing, and for each of m ways they are associated p ways of doing a third thing, then total number of ways of doing all the things simultaneously that will be given by what? m into n into p। और आगे जाएगा तो बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसलिए इसको बोलते क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। देखो ये लिखने से ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन फील नहीं आ रहा है। फील लाने के लिए मुझे एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फिर से एक बार समझ में आ गया? मैं बार बार इसको बहुत बार बोलता हूँ, और इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अपन करने क्या वाले हैं, कि किसी एक काम को करने के n तरीके, किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों ही कामों को अगर मैं साथ साथ करूं तो टोटल वेज, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? m इंटू n, m इंटू n इंटू p इंटू p, जो भी जितना भी होता जाए मल्टीप्लाई करते जाए। इसकी क्या मीनिंग है, इसको फील कैसे करेंगे आप? जैसा मैंने बोला कि ये सारा कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मेशन पर बेस्ड है, इसलिए इसके लिए एग्जाम्पल्स लेना जरूरी है। लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन। 3 स्टेशंस हैं A, B and C। हाउ मेनी स्टेशंस आर देयर? 3 स्टेशंस A, B and C। अच्छा स्टेशन A से स्टेशन B तक जाने के कितने रास्ते हैं? 3। और स्टेशन B से स्टेशन C तक जाने के कितने रास्ते हैं? 2। अच्छा किसी बंदे को कहां से कहां तक पहुंचना है? स्टेशन A से स्टेशन C तक जाना है, तो वो कितने तरह से, है ना, इसकी मीनिंग आपको समझ में है। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन C। भाई इसको स्टेशन A से स्टेशन C तक जाने के कितने रास्ते मिलेंगे, कितने प्रकार से वो जा सकते हैं? हाउ मेनी वेज कैन ही गो और कैन ही ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन C।
अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स की बात सोचते नहीं अपन भाई, तो किसी भी आम आदमी से भी आप पूछोगे है ना कि भाई यहाँ से ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं और फिर बी से सी तक जाने के 2 रास्ते हैं, तो मुझे ए से सी तक जाना है तो मैं कितनी तरह से जा सकता हूँ, हाउ मेनी वेज। तो इसमें मैथमेटिक्स की कोई बात ही नहीं, तो प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। भाई आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना कि आपने एक स्टेशन बना दिया, दिस वन इज स्टेशन ए, देयर इज अनदर स्टेशन बी, देयर इज थर्ड स्टेशन सी। अच्छा, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने के 3 रास्ते हैं। ये 3 रास्ते, कुछ नाम दे देते हैं इन रास्तों को, नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया 1, 2 और 3। अच्छा, बी से सी तक, स्टेशन बी से स्टेशन सी तक जाने के 2 ही रास्ते हैं, उनके भी नाम लिख देते हैं साहब। लेट रोड पी एंड रोड क्यू, है ना, बराट रोड, इस टाइप का नाम अपन लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये रोड हो गया। तो ए से बी तक के कितने पाथ्स हैं जी? 1 के थ्रू जा सकते हो, या रोड 2 के थ्रू जा सकते हो, या रोड 3 के थ्रू जा सकते हो। बी से सी तक जाने के लिए या तो पी से जा सकते हो या फिर क्यू रास्ते से जा सकते हो। अच्छा, खुद से सोचो जरा कि अगर मुझे ए से सी तक जाने हैं तो क्या क्या पाथ फॉलो कर सकते हो। भाई मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 1 से यहां तक जाऊं और फिर यहां से पी से चला जाऊं, दैट इज 1 वे। देन 1 विद क्यू, देन 2 विद पी, देन 2 with Q, then 3 with P और 3 with Q। कितने रास्ते समझ में आ गए आपको? 6 रास्ते बने। देयर आर 6 वेज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी। और इसको मुझे ऐसा लगता है कि हम लिख भी लें, यहाँ पर हम शो कर सकते हैं ना। अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स की बात मैंने बोली कि सोचनी ही नहीं, हम तो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि भाई ए से सी तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं। तो एक रास्ता तो मुझे मिला वाया 1 to P, that is 1 way। अच्छा, दूसरा रास्ता मुझे ये दिख रहा है कि मैं 1 तक तो यहां से जाऊंगा फिर Q से चला जाऊंगा, तो दूसरा रास्ता क्या मिल गया? 1 with Q। अच्छा, फिर क्या मिलेगा? 2 with P and 2 with Q, then 3 with P and 3 with Q। बहुत ही आसान सी बात है। तो अब काउंटिंग कर लो साहब, ये 1 वे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा है कि भाई वो किन किन रास्तों से जाएगा, वो रास्ते आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। उसने तो केवल ये पूछा है हाउ मेनी वेज, कितने वेज में वो ए से सी तक जा सकता है। तो वेज कितने हुए? 6। तो आपका आंसर क्या लिखना है? देयर आर 6 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी। तो मुझे ये लगता है ना कि टोटल वेज जो आ रहे हैं, आपने काउंट कर लिया कि साहब टोटल वेज, यह आपका आंसर है 6। अब आपको इसी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहता है कि किसी एक काम को करने के कितने तरीके हैं? 3। देयर आर 3 वेज टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, एंड देयर आर 2 ways to go from station B to station C. Total number of ways of doing both the things simultaneously will be given by what? 3 into 2, and that is 6. And that is the advantage of knowing this. अगर आपको मालूम है कि if there are m ways of doing a thing and for each of m ways they are associated n ways of doing a second thing, total number of ways of doing both the things simultaneously will be given by m into n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिखा मैंने 3 और 2, सो दैट इज व्हाट 6। ये आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से आप काउंटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। काउंटिंग के लिए मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर लिया। देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग अ फर्स्ट थिंग, एंड फॉर ईच ऑफ द वे दे आर एसोसिएटेड 2 वेज ऑफ डूइंग अ सेकंड थिंग। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली विल बी गिवन बाय व्हाट? 3 into 2, एंड दैट इज व्हाट 6। नोट कर ले जल्दी से। और भी 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं पर इस बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। क्या क्वेश्चन लिखा है, इसको फिर से पहले हम बिना मैथमेटिक्स को जाने हुए इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो क्लैरिटी मिलने लगेगी। भाई बात ये कर रहा है कि साहब एक ये हॉल है, इसमें 5 एंट्रीज हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5। ये 5 एंट्रीज और एग्जिट के गेट्स हैं।
अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट द हॉल, कितने तरीकों से वो हॉल में एंटर और एग्जिट कर सकता है, अंदर जा सकता है। और मतलब इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला, और मतलब एंड। इन हाउ मेनी वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट द हॉल। तो आप खुद से सोच लो जरा सा इसमें। भाई आप ये फील करो ना कि आप हॉल में जाने वाले हो, तो आपको आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं एंटर करने के और एग्जिट करने के। तो मैंने क्या किया, हॉल में एंटर किया गेट नंबर 1 से और एग्जिट भी कर दिया गेट नंबर 1 से। दैट इज वन वे। भाई मैंने गेट नंबर 1 से एंटर किया और गेट नंबर 1 से ही बाहर आया। अरे पिक्चर देखने गया था, उस हॉल में 5 गेट्स थे, तो गेट नंबर 1 से मेरी एंट्री हुई और गेट नंबर 1 से ही मेरा एग्जिट हुआ। दैट इज वन वे, क्योंकि कंप्लीट पूछ रहा है ना, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से वो अंदर और बाहर आ सकता है। तो वो एंटर किया 1 से और एग्जिट भी किया 1 से। और क्या तरीके होंगे एंटर करने का? 1 एग्जिट 2 से कर सकता है, एंटर 1 एग्जिट 3, एंटर 1 एग्जिट 4, एंटर 1 एग्जिट 5। These are the 5 ways through which he can enter and exit. अच्छा, और भी तरीके तो दिख रहे हैं भाई। उसने एंट्री 2 से की और एग्जिट उसने 1 से किया, फिर 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4, 2 with 5। ये भी 5 तरीके हो गए साहब। अच्छा, और भी क्या वेज दिख रहे हैं? 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3, 3 4, 3 5। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और देख लो, एंट्री 4 से कर रहा है, फिर एग्जिट 1 से, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। फिर आपको मिलेगा साहब 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। और एक एक करके काउंट कर लो भाई, कितने तरीके हो रहे? 5 ही हो गए, 5 15 20 25। तो टोटल वेज तो मुझे मिल गया साहब, है ना। टोटल वेज मुझे समझ में आ गया कि कितने तरीकों से वो एंटर और एग्जिट कर सकता है। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स कहाँ लग रही है? कहीं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपन, तो सीधे सीधे प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि 1 से एंटर किया, 1 से एग्जिट किया, फिर 1 2 1 3, 1 से एंटर किया, 2 से एग्जिट, फिर 1 से एंटर किया, 3 से एग्जिट, 1 से एंटर किया, 4 से एग्जिट, 1 से एंटर किया, 5 से एग्जिट। और ऐसे ऐसे करके मैंने काउंट कर लिया कि कितने तरीके हो सकते हैं एंटर और एग्जिट करने के। अच्छा, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल वो ये कहता है कि इतनी सारी बकवास करने से बेहतर, उसने ये तो पूछा नहीं ना भाई कि किस गेट से एंटर कर रहा है और किस गेट से एग्जिट कर रहा है, ये आप मुझे दिखाओ। उसने बोला जस्ट काउंट करके बताओ कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट द हॉल। इसका मतलब ये, वो मुझे केवल काउंटिंग से मतलब है कि 25 वेज हैं हॉल में एंटर और एग्जिट करने के। तो इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से अपन कैसे देखेंगे भाई? नंबर ऑफ वेज टू एंटर, नंबर ऑफ वेज टू एंटर, एंटर करने के कितने तरीके हैं साहब? 5 तरीके दिख रहा है भाई। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से कहीं से भी वो एंटर कर सकता है। एंड नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट, एग्जिट करने के कितने तरीके हैं साहब? यहां पर भी 5 तरीके हैं। तो टोटल वेज, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर लो यार। टोटल वेज एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? 5 multiplied by 5 and that is nothing but what? 25. 25 ways are there to enter and exit. क्योंकि दोनों ही काम मुझे साथ साथ करने हैं, उसने दोनों कामों को मिलाकर के एक काम बना दिया है। एंटर और एग्जिट करने के तरीके अलग अलग नहीं पूछ रहा है कि एंटर करने का तरीका बताओ या फिर एग्जिट करने का तरीका। एंटर एंड एग्जिट की बात कर रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट हो गया। There are 5 ways of doing a thing and for each of 5 ways they are associated 5 ways of doing a second thing. Total number of ways of doing both the things simultaneously will be given by what? M into n, that is 5 into 5 and it is 25. किसी को कोई डाउट? अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट
एक सेकेंड इसी में एक और क्वेश्चन बना देते हैं साहब। अच्छा, इस बार क्या होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दे रहे हैं, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन एंटर एंड exit through different gate। सोच के देखो जरा इस क्वेश्चन को, क्या है इसमें, अच्छे से देखो भाई। समझ में तो ये सीधी सीधी सी बात, उसने एक कंडीशन रख दी इस बार कि भाई उसको जिस गेट से एंट्री मिलेगी उस गेट से एग्जिट नहीं कर सकता वो। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना, इन हाउ मेनी वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट थ्रू अ डिफरेंट गेट। मतलब वो गेट 1 से एंटर कर सकता है लेकिन गेट 1 से बाहर नहीं निकल सकता, डिफरेंट गेट से उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो 2, 3, 4, 5 किसी से भी निकल सकता है। 2 से एंट्री करेगा तो 2 से वो एग्जिट नहीं कर सकता, 2 को छोड़ करके 1, 3, 4, 5 कहीं से भी एग्जिट कर सकता है लेकिन 2 से नहीं। अच्छा, इसका मतलब सीधी सी बात, अगर प्रैक्टिकल काउंटिंग पे चले तो ये केस, this one, this one, this one and this one, ये केसेस कट जाएंगे, ये केसेस आपके आंसर में नहीं आएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब नंबर ऑफ वेज 20 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि 20 वेज होंगे इस बार। क्यों होंगे 20 वेज? क्योंकि बाकी की कहानी तो 5 केसेस कट जाएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ये अब आपके केसेस में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकल वे में अपन देखें, जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो आप, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करोगे आप इसमें, नंबर ऑफ वेज टू एंटर, कितने तरीकों से वो एंटर कर सकता है, 5। एंड नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट, हर एंट्री के लिए एग्जिट के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं भाई, उसी से तो वापस आएगा नहीं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग फर्स्ट थिंग 5, नंबर ऑफ वेज ऑफ एसोसिएटेड सेकंड थिंग इज व्हाट 4, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली दैट विल बी व्हाट 5 into 4। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैथमेटिकली। अगर मैं वेज टू एंटर करने के कितने तरीके दिख रहे हैं साहब, 5। अच्छा, वेज टू एग्जिट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 टोटल, दैट इज 5 into 4 and this one is 20। मुझे केवल यही चाहिए साहब, मुझे केवल यही चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए भी कर रहा हूँ कि फील लेके आओ कि क्या होता है साहब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? चलो और बात करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लें तो कुछ ज़्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना आपको। देखो फिर से, आप तो ये मान के चलिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने के लिए निकले हैं साहब। 3 मूवी हॉल हैं, 3 सिनेमा हॉल्स हैं और उसमें 3 पिक्चर लगी हुई, और आप अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने के निकले। अभी एक साथ तो तीनों मूवी देख नहीं सकते, एक बार में तो एक ही देखोगे ना। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज कैन दे वॉच द सिनेमा, कितनी तरह से वो सिनेमा या कितनी तरह से वो मूवी को देख सकते हैं। आपको इस बात पे फोकस करना है। तो प्रैक्टिकल करके फिर से देखते हैं अभी, है ना। आंसर तो समझ में आ ही गया होगा कितनी तरह से देख सकते हैं, जरा बताओ तो क्या आंसर आएगा, सोच के देखो। 9 आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। कितनी तरह से वो पिक्चर को देख सकते हैं, हाउ मेनी वेज दे कैन वॉच द मूवी। ये 9 समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं दिमाग में आ गया भाई? बच्चों के दिमाग में तो कई बार ऐसी ऐसी बातें आती है ना, उनको बस इतना समझ में आता है कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, 3 into 2 कर दे, मल्टीप्लिकेशन सर ने पढ़ाया तो 3 into 2 कर दो 6 हो जाएगा। भाई ऐसा सोचना नहीं है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी अप्लाई करो ना, तो आप सोच के देखो कि वो 2 चीज़ें क्या क्या कनेक्ट हो रही हैं, या 3 चीज़ें क्या क्या कनेक्ट हो रही हैं, या 4 चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट हो रही हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करें। जैसे
पहले मैं प्रैक्टिकल बात सोचता हूँ। प्रैक्टिकल बात कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स के नाम लिख देते हैं ना, फ्रेंड्स का नाम लिख देते हैं। भाई ये दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, ठीक है। अच्छा, 3 मूवीज हैं, 1, 2 और 3। इन हाउ मेनी वेज कैन दे वॉच द मूवी? अच्छा, आपको क्या क्या लगता है? भाई पहला तरीका तो ये होगा कि A1 B1 दोनों एक ही मूवी, दोनों एक ही सिनेमा हॉल में घुस जाएं और एक ही मूवी देखें। तो 1 वे मतलब क्या तरीका होगा? A1 B1, इसको बोलूंगा वे नंबर 1, फर्स्ट वे टू वॉच द मूवी। दोनों ने एक ही पिक्चर देखी, DDLJ ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ठीक है, ए ने मूवी 1 देखी और बी ने भी मूवी 1 देखी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? भाई ए ने 1 देखा लेकिन बी 2 में चला गया। भाई उसको 1 पहले से या तो देखी हुई थी या उसको पसंद नहीं थी। सो व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे ये होगा कि साहब A1 विद B2, ये हो सकता है दूसरा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है साहब? A1 B3। पक्का समझ में आ गया जी? ए ने 1, ए इस पिक्चर को देख रहा है, बी भी इसी पिक्चर को देख रहा है। फिर दूसरा तरीका हो सकता है ए ने 1 को देखा लेकिन बी ने 3 को देखा। फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है? ए तो 1 पे ही गया लेकिन बी 2 पे चला गया। मतलब कुल मिलाकर के एक तरीका ये होगा A1 B1, A1 B2 और A1 B3। ये एक वे है, यानी कि A1 को आप एक वे ले लो। वे का मतलब दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं ना भाई, तो दोनों को मिलाकर के एक वे बनेगा। दिस वन इज फर्स्ट वे ऑफ वॉचिंग। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है साहब? ए 2 पे गया, ए ने मूवी 2 देखी लेकिन बी ने मूवी 1 देखी, दैट इज सेकेंड वे। अच्छा, ए ने 2 लेकिन बी ने भी 2 देखी, मतलब दोनों एक ही सिनेमा हॉल में चले गए। फिर A2 बट B3, दैट इज द, these are the 3 other ways of watching। अच्छा, और क्या हो सकती है साहब? A3 B1 then A3 B2 A3 and B3। इस बार फिर से दोनों एक ही थिएटर में घुस गए, लेकिन मूवी कौन से देख रहे हैं? वो मूवी नंबर 3। इसमें ए तो मूवी 3 देख रहा है लेकिन बी मूवी 2 देख रहा है, दैट इज द सेकेंड वे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये काउंटिंग करके मैंने बता दिया साहब कि टोटल कितने वेज में वो मूवीज देख सकते हैं साहब, एंड दैट इज इक्वल्स टू 9। ये कैसे किया मैंने? डायरेक्ट काउंटिंग से किया, प्रैक्टिकल देख करके किया। अच्छा, इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम की हेल्प से ऐसा कुछ कर सकते हैं। भाई जो पहला दोस्त था ना, फॉर फर्स्ट फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज ही कैन वॉच? 3 वेज। भाई पहले फ्रेंड के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 थिएटर हैं, तो किसी भी एक में देख सकता है वो। तो हाउ मेनी वेज फॉर फर्स्ट फ्रेंड आर अवेलेबल? 3। अच्छा, फॉर द सेकेंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड के पास कितने वेज अवेलेबल? ये भाई उसके पास भी तो 3 ही अवेलेबल है, वो भी किसी में भी जा सकता है। तो 3, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द फर्स्ट थिंग 3, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सेकेंड थिंग 3, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट? 3 into 3, दैट इज 9। तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं। क्या लिख दिया? फॉर फर्स्ट फ्रेंड, ऐसा करके लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट फ्रेंड नंबर ऑफ वेज, कितने अवेलेबल वेज हैं उसके पास, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स 3। सही। एंड फॉर सेकेंड फ्रेंड, नंबर ऑफ वेज इसके पास भी 3, तो टोटल वेज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से आ जाएगा ना, टोटल वेज कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 3 into 3 एंड इज 9। काउंटिंग समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या होता है? पहली बात तो उसने बोली कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज दे कैन वॉच द मूवी। अच्छा, क्या हुआ कि जब वो पिक्चर देखने के लिए जा रहे थे ना, किसी बात पे लड़ाई हो गई उनकी, आपस में लड़ लिया उन्होंने। बोले ठीक है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। डिसाइड उन्होंने ये किया कि हमें, तू जिस मूवी में थिएटर में जाएगा मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो
क्वेश्चन नया बन गया साहब। क्वेश्चन ये बन गया कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज दे कैन वॉच इफ दे do not want to see it together। लो भैया नया क्वेश्चन बन गया। इन हाउ मेनी वेज दे कैन वॉच द मूवी, कंडीशन रख दी, दे डू नॉट वॉन्ट टू वॉच टूगेदर, एक साथ नहीं देखना चाहते। तो भाई साहब मुझे बताओ पहले फ्रेंड के पास कितने ऑप्शंस हैं? अरे भाई पहले फ्रेंड के पास ए के पास कितने ऑप्शंस है? 1 2 3 3 ऑप्शंस आर देयर। अच्छा ए मान लीजिए कि 2 में चला गया, इस थिएटर में घुस गया, तो बी के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे जाने के लिए? 1 और 3, मतलब बी के पास 2 ही ऑप्शंस रह जाएंगे। अब वो 2 पे तो जा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो साथ साथ पिक्चर नहीं देखेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग फर्स्ट थिंग इज व्हाट? 3। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सेकंड थिंग इज व्हाट? 2। टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट? कितने वेज हो जाएंगे? 3 into 2 and that is what? 6। कौन से केसेस हट जाने वाले हैं इसमें? भाई एक ये वाला केस हट जाएगा, एक ये केस हट जाएगा और एक ये केस हट जाएगा, क्योंकि अब वो साथ साथ पिक्चर नहीं देखना चाहते। तो इसको मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट, पहले प्राणी के पास कितने तरीके हैं देखने के? 3। And for each of the 3 ways, they are associated 2 ways of doing a second thing। वो इसलिए बात हो रही है कि there are 2 ways of doing a second thing, क्योंकि दूसरे के पास अब 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि जिस वेज तो 3 है पहले वाले के पास, लेकिन वो किसी एक में जाएगा देखने के लिए, तो दूसरे वाले के पास उसको छोड़ करके बाकी 2 के ऑप्शंस बचेंगे। तो नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट इज 3 एंड नंबर ऑफ वेज फॉर सेकेंड, दूसरे दोस्त के लिए कितनी चॉइसेस हैं साहब? दैट देयर आर 2 choices आर ओनली। सो टोटल वेज विल बी गिवन बाय व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू 3 into 2, और ये कितना हो जाएगा साहब? 6 वेज रह जाएंगे, क्योंकि ये वाले केसेस उसमें हट जाएंगे। दीज आर द 3, ये 3 तरीके उनमें से शामिल नहीं होंगे। क्लैरिटी है? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का आप कुछ अंदाजा तो होने लगा होगा, आपको उम्मीद करते हैं। चलो पहले एक थ्योरम और लिख लेते हैं, एडिशन थ्योरम बची है, फिर एक आध 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जिससे अगर कोई कंफ्यूजन बचा होगा तो वो भी दूर हो जाए। चलो जल्दी से नोट करते हैं। पहला थ्योरम मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नाउ आई वांट टू डिस्कस द सेकंड वन। दिस वन इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग की थ्योरम्स हैं ये। काउंटिंग मैंने बताया कि 2 तरीकों से कर सकते हो आप, या तो मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हो या फिर ऐड करके काउंट कर सकते हो। कई बार मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉलो ही नहीं होता, तो वहाँ पर एडिशन थ्योरम की जरूरत पड़ती है। स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसा अभी मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसा ही इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज देयर आर 2 जॉब्स, 2 काम हैं, 2 जॉब ए को करने के कितने तरीके हैं? m तरीके हैं। और जॉब बी को करने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं। तो इस बार उसने बोला कि या तो जॉब ए, आइदर द जॉब ए और जॉब बी कैन ऑकर इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब थ्योरम को समझने की बात है। पहले वाले थ्योरम में क्या था कि दिस एंड दिस, नो दिस टाइम दिस और दिस, तो यहां पर डिफरेंस किस बात का आ रहा है साहब? और। पहले वाले केस में क्या था? एंड। तो मैं आपको अलग से लिख देता हूं कि एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड कभी भी लिखा है ना, यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होगा। और कहीं पर लिखा हुआ है साहब ओ आर, और का मतलब क्या होगा साहब? एडिशन। भाई इस बार दोनों ही काम साथ साथ थोड़ी हो रहे हैं, या तो जॉब ए हो रहा है या फिर जॉब बी हो रहा है।
इसके पहले वाले केस में क्या था, दोनों ही साथ साथ, या तो साइमल्टेनियस वर्ड यूज कर लिया उसने, या फिर बोलना है दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियस ही तो हो गया। तो जहां पर साइमल्टेनियस वर्क की बात होगी, दिस एंड दिस मल्टीप्लीकेशन होगा, जहां पर आइदर और की बात होगी वहां पर एडिशन थ्योरम होगा। तो एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि आपका स्टेटमेंट क्या लिखा है। सपोज देयर आर टू जॉब्स ए एंड बी, जॉब ए कैन ऑकर इन m ways, जॉब बी कैन ऑकर इन n ways, देन आइदर द जॉब ए और जॉब बी कैन ऑकर इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, m plus n ways। इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, m plus n plus p plus, अरे तीसरा जॉब भी हो सकता है ना भाई, मैं लिख देता हूं कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड, और इन m plus n plus p plus, और ये तरीकों से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। एक एग्जांपल है, देखो फिर से इसका फील लेके आने के लिए, भाई जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए 3-4 एग्जांपल्स आपको दिए, जिससे आपको ये समझ में आया कि साहब बिना मल्टीप्लिकेशन के भी आप, बिना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से वो चीज़ आसान हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि मुझे उसने क्या क्या तरीके हैं वो उसने नहीं पूछे, उसने तो ये पूछे कितने तरीके हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, केवल काउंटिंग की बात हो रही, इसलिए मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल लिया। यहाँ पर यही चीज़ ऐड करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, या तो दिस और दिस, ऐसी बात हो गई, आइदर दिस और दिस, इसमें हमेशा एडिशन थ्योरम फॉलो होगी। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है साहब कि एक क्लास में 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब भी मैं आपको एडिशन थ्योरम पढ़ाता हूँ और उसके बाद ये क्वेश्चन देता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर कितना बताते हैं साहब, पहले काम को, ये बस 5 उनको दिखता है और 3 दिखता है, बोले साहब एडिशन थ्योरम पढ़ाई इसलिए 5 + 3 8 वेज हो जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है ना भाई, लड़का और लड़की ये दो दिए हुए हैं, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां दी हुई हैं, और टीचर को सिलेक्ट करना है एक लड़के को और एंड 1 गर्ल फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज ही कैन सिलेक्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? In a class there are 5 boys and 3 girls. In how many number of ways a teacher can select a boy and a girl for a debate competition? तो यूजुअल वे में मैं ये चाहता हूँ कि साहब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको फिर से बताऊँ। भाई बॉयज़ हैं 5 हैं, तो 5 के नाम लिख देते हैं साहब, A B C D E, सही है। अच्छा 3 लड़कियाँ P Q R, These are the boys, 5 boys and 3 girls। और टीचर को सिलेक्ट कितने लोगों को करना है साहब? टीचर को सिलेक्ट कितने लोगों को करना है? एक लड़के को और एक लड़की को, 1 boy and 1 girl। तो 1 boy and 1 girl, उसने लड़कों में से तो A को सिलेक्ट किया और लड़कियों में से P को सिलेक्ट किया। दैट इज 1 वे ऑफ सिलेक्शन। लड़कों में से उसने A को सिलेक्ट किया, लड़कियों में से उसने P को सिलेक्ट किया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि उसने A के साथ Q को सिलेक्ट कर ले, या फिर A के साथ R को सिलेक्ट कर ले। अच्छा 1 मोर, भाई B, लड़कों में B को सिलेक्ट करे तो B विथ P, B विथ Q, B विथ R, देन C विथ P, C विथ Q, C विथ R, देन D विथ P, D Q, D R, और E P, E Q, E R। तो साहब ये तो देखने में, काउंटिंग अगर आप करके देखो तो 1 2 3 और 50, टोटल कितने वेज होंगे? 15 वेज होंगे। किस बात को सिलेक्ट करने के? 1 बॉय एंड अ गर्ल फॉर एनी डिबेट कॉम्पिटिशन। इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि साहब प्रैक्टिकल करके हमने बता दिया ना कि यहाँ पर इसको, इस काम को करने के टोटल 15 वेज हैं। हाँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसने पहला काम क्या करना है, उसको एक बॉय को सिलेक्ट करना है, दूसरा काम क्या करना है, उसको एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, और दोनों ही कामों को साथ साथ करना है।
सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट बॉय, कितने वेज में बॉय को सिलेक्ट किया जा सकता है? भाई 5 लड़के हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, तो देयर आर 5 वेज टू सिलेक्ट अ बॉय। अरे भाई या तो ए को या बी को या सी को या डी को या ई को, तो बॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 5। और गर्ल को सिलेक्ट करने का, एक गर्ल सिलेक्ट करना है आपको, तो एक गर्ल को सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 3 तरीके हो जाएंगे, पी, क्यू और आर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग फर्स्ट थिंग 5 वेज, एंड फॉर ईच ऑफ द वे देयर आर एसोसिएटेड 3 वेज ऑफ डूइंग अ सेकेंड थिंग। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स, क्योंकि उसको 1 बॉय एंड 1 गर्ल दोनों को सिलेक्ट करना है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5 × 3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वेज टू सिलेक्ट बॉय, बॉय को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए साहब? 5। वेज टू सिलेक्ट गर्ल, एक गर्ल को सिलेक्ट करने के जो तरीके होंगे वो हो जाएंगे 3। कोई दिक्कत? अच्छा, बॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 5। गर्ल को सिलेक्ट करने के 3। टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल, तो टोटल वेज अगर मैं बोल दूं तो दैट इज नथिंग बट 5 × 3 एंड दिस वन इज व्हाट? 15 वेज। 15 तरीकों से वो बॉय और गर्ल को सिलेक्ट कर सकता है। ये आपका आंसर हो गया। तो समझना है कि कब मल्टीप्लिकेशन लगा है, ये नहीं कि एडिशन थ्योरम पढ़ी है तो एडिशन थ्योरम लगा देना है। भाई आपको देखना है कि कब किसकी जरूरत है। जैसे एक इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूं ना, नंबर 2 पे आते हैं ना। नंबर 2 पे पहला क्या लिखा कि क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सिलेक्ट, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। हाँ साहब, इस बार जरा आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट वहीं से चालू हो रहा है। दे आर इन अ क्लास, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। अच्छा, इस बार उसने करना क्या है? इस बार उसने ये करना है कि कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। पहले तो बताओ, टीचर ने कितने लोगों का सिलेक्शन करना है डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए? केवल एक। या तो एक लड़के को सिलेक्ट करेगा या फिर एक लड़की को सिलेक्ट करेगा, और कितने तरीकों से कर सकता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई पहले वाले केस में 2 लोगों का सिलेक्शन करना था उसको, अ बॉय एंड अ गर्ल। नाउ दिस टाइम ही वांट्स टू सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। सो अ बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज, and one can select a girl in how many number of ways? 3 ways. Either a boy or a girl can be 5 + 3, 8 ways. तो सीधी सी बात है कि मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा साहब? 5 + 3, और ये हो जाएगा साहब 8 ways। 8 तरीकों से वो सिलेक्शन कर सकता है। अब वो तरीके कौन कौन से, अगर कोई बोले कि कौन कौन से तरीकों से सिलेक्ट, ए भाई या तो वो ए को सिलेक्ट करेगा, या फिर बी को, या फिर सी को, या फिर डी को, या फिर ई को, या फिर पी को, या फिर क्यू को, या फिर आर को। तो ये 8 तरीकों से वो सिलेक्शन कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास चॉइसेस क्या है? या तो एक लड़के को सिलेक्ट करेगा या फिर एक लड़की को सिलेक्ट करेगा, तो या तो ए को, या बी, या सी, या डी, या ई, या पी, या क्यू, या आर। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर आर 8 वेज टू सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। तो इसमें एडिशन थ्योरम क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने सिलेक्शन जो करना है उसमें और वाली बात कर दी, या तो ये या फिर। एनी डाउट? ओके। मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल और मैं स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कहां तक कंक्लूड करता हूं, थोड़ा सा और फील लेके आते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होपफुली आपको समझ में तो आ गया है कि कब करना है कब नहीं करना, लेकिन इतना आसान नहीं दिखता। देखो अभी आप सोचो, मैंने पीएनसी स्टार्ट नहीं किया भाई, मैं तो केवल अभी काउंटिंग सिखा रहा हूं, और वो तब तक सिखाता जाऊंगा जब तक आपको कंप्लीट फीलिंग ना आ जाए साहब कि हाँ अब मुझे काउंटिंग बनने लगी, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और कुछ भी नहीं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई स्कूल में अपन पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ होता है ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, 3 प्राइजेज हैं, और प्राइजेज अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपये का है,
सेकेंड प्राइज 5,000 रुपये का है, थर्ड प्राइज 2,000 रुपये का है, और कितने स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि साहब कितने तरह से प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और कंडीशन भी रख दी साहब। कंडीशन क्या लिखी है कि कंडीशन ये है कि नो वन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, किसी को भी एक से ज़्यादा प्राइज नहीं मिल सकती, यानी कि फर्स्ट प्राइज भी एक को दे दो और सेकेंड प्राइज भी उसी को दे दो। नो वन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, ये आपकी कंडीशन है। तो देखो ऐसा कुछ सोच सकते हो, ये जो पहला प्राइज है ना, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज 1। 4 तरीके हो सकते हैं भाई। 4 प्राणी हैं, 4 लड़के हैं, ABCD उनके नाम दे दो, तो या तो A को दे सकते हो, या B को, या C को, या D को। तो फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके दिख रहे हैं? 4। अच्छा, किसी एक को दे दोगे आप, मान लीजिए कि आपने C को पकड़ा दिया वो। अच्छा, तो सेकेंड प्राइज को देने के कितने तरीके बचे आपके पास? 3, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट प्राइज C को दे दिया है तो आप सेकेंड प्राइज C को दे नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन उसने दे दी है कि नो वन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज। तो सेकेंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? वो 3। और थर्ड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके दिख गए? अरे भाई, एक प्राइज किसी और को फिर दे दोगे आप, तो थर्ड प्राइज को देने के लिए आपके पास केवल 2 बच्चे बचने वाले हैं। तो थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन 2 ways. Total number of ways of doing all the things simultaneously will be given by 4 into 3 into 2. 4 3s are 12, 2s are 24. 24 ways में आप प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हाँ, अगर आप में दम है ना, आप में दम है, तो आप इन 24 को प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। लेकिन उसी से बचने के लिए तो अपन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन और बड़ा मैं कर दूं कि देयर आर 5 प्राइजेस एंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकली खाक करोगे आप? अरे कहाँ तक करोगे यार, प्रैक्टिकल बनाते बनाते अपने तो प्राण निकल जाएंगे। तो आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसीलिए क्योंकि आप काउंटिंग आसानी से कर पाओ विदाउट फॉर्मिंग दोज। जल्दी से मैं बात एक बार फिर से बोल देता हूँ कि सपोज देयर आर 3 प्राइजेस ना, एक प्राइज ये, एक प्राइज ये है, एक प्राइज ये, एंड देयर आर 4 स्टूडेंट्स A, B, C एंड D इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज। तो फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे? 4। भाई 4 में से किसी को भी आप पकड़ा सकते हो, राम श्याम दिनेश मोहन, किसी एक को आप दे दोगे। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट प्राइज इसको C को पकड़ा दिया, सेकेंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके बचेंगे? भाई अब सेकेंड प्राइज C को तो आप नहीं दे सकते, तो सेकेंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके आपके पास हैं। मान लीजिए कि सेकेंड प्राइज आपने D को दे दिया, तो D भी गायब हो गया। थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन 2 ways, क्योंकि थर्ड प्राइज को देने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, A और B। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैं लिख देता हूं पहले। First prize can be distributed. Can be distributed in how many ways? 4 ways. अच्छा, जल्दी से बताओ कि सेकेंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? ओनली 3 ways। और ये कंडीशन इसलिए क्योंकि उसने लिख के दिया है कि नो वन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज। हो सकता है किसी और केस में एक से ज़्यादा प्राइज देने की परमिशन भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि एक प्राइज से ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकता। तो थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज? 2 ways। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कितने तरीकों से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 2, और ये हो जाएगा साहब 24 वेज। बात समझ में आ रही? अब आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो भाई। आप पहला प्राइज A को दे दो, दूसरा प्राइज D को दे दो, तीसरा प्राइज C को दे दो। एक तरीका ये हो सकता है, मैं बता देता हूँ। एक तरीका क्या होगा? 1A 2B और 3C, दैट इज 1 वे। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 1A 2C 3B। लो भाई, लो दूसरा तरीका होगा।
फर्स्ट प्राइज तो आपने ए को दिया, लेकिन दूसरा प्राइज आपने इस बार सी को दे दिया और तीसरा प्राइज बी को दे दिया। दैट इज द सेकेंड वे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, जरा देखो। 1A 2C और 3D। पहली प्राइज ए को दिया, दूसरा प्राइज सी को दिया, तीसरा प्राइज डी को दिया। फिर कहानी चेंज क्या हो रही है कि 1 तो आपने फर्स्ट प्राइज ए को ही दिया, लेकिन सेकंड प्राइज डी को दे दिया और थर्ड प्राइज सी को दे दिया। ये दूसरा तरीका हो। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? अरे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। अभी आप जरा देखो, 1 को ए दिया, अच्छा सेकंड को आपने सी दे दिया है ना, अच्छा तो सेकंड को आप बी दे दो। फर्स्ट प्राइज ए को दे दिया, सेकंड प्राइज बी को दे दिया और थर्ड प्राइज डी को दे दिया। ये नया तरीका हो गया। अच्छा, और क्या होगा? फर्स्ट प्राइज ए को दिया, सेकंड प्राइज डी को दे दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया और थर्ड प्राइज बी को दे दिया। दैट इज अ न्यू वे। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये किसके साथ हो गया? जब 1 को आपने फर्स्ट प्राइज आपने ए को दी इन सारे केसेस में। इसी तरह से फर्स्ट प्राइज बी को दे करके 6 और केसेस बना सकते हो। फिर फर्स्ट प्राइज सी को दे करके 6 और केसेस बना सकते हो, और फिर फर्स्ट प्राइज डी को दे करके 6 और केसेस बना सकते हो। तो इस तरह से 24 केसेस हो जाएंगे। मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया कि साहब ये तरीके प्रैक्टिकल दिख रहा है, और ये डायरेक्ट काउंटिंग मैंने कर ली कि देयर आर 4 वेज ऑफ डूइंग अ थिंग, एंड फॉर ईच ऑफ द 4 वेज देयर एसोसिएटेड 3 वेज ऑफ डूइंग अ सेकंड थिंग, एंड फॉर ईच ऑफ द 3 वेज देयर एसोसिएटेड 2 वेज ऑफ डूइंग अ थर्ड थिंग। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली विल बी 4 into 3 into 2, और ये 24 आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? देखो इसमें भी और भी क्वेश्चन बनेंगे। ये फर्स्ट था, इसका सेकंड क्वेश्चन भी होगा। तो ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और मैंने जैसा बीच में बोला आपसे, ये मैं तब तक करूँगा पीएनसी स्टार्ट करने के पहले, तब तक मैं ये क्वेश्चंस करवाता जाऊँगा जब तक आपको ये फील कंप्लीटली ना आ जाए कि काउंटिंग करनी कैसे है, मल्टीप्लिकेशन से कैसे काउंटिंग करनी है और एडिशन से कैसे काउंटिंग करनी है। दोनों के अपने अपने तरीके हैं, दोनों के अपने अपने एप्लीकेशन भी हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि इससे अच्छा चैप्टर मैंने बोला कि मिलेगा नहीं दोबारा, लेकिन तभी बनेगा आपको जब आप फंडामेंटल लेवल इसका बहुत 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 अच्छा कर लें। ठीक है, इसके आई होप कि 8 से 10 लेक्चर होंगे पीएनसी के, और 1 by 1 अपन डिस्कस करते जाएंगे। कोई भी क्लास आपके मिस ना हो, कोई भी वीडियो आपका इधर से उधर ना हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।